निकाल सकता हूँ। तो नोडल एनालिसिस मेथड आपका किरचॉफ करंट लॉ पे बेस्ड है, केसीएल पे बेस्ड है नोडल एनालिसिस मेथड। और केसीएल अपन ने पढ़ा था कि किसी भी नोड पे टोटल इनकमिंग करंट जो होता है वह टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, या मैं कहूँ कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल्स टू 0। तो नोडल एनालिसिस मेथड में केसीएल में अप्लाई करूँगा किसी भी नोड पे, मैं किरचॉफ करंट लॉ लगाऊंगा और इससे मैं किसी भी नोड की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा। मैं इनिशियली क्या फाइंड आउट करूँगा, किसी भी नोड की वैल्यू, नोड वोल्टेज की वैल्यू में फाइंड आउट करूँगा किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ये ध्यान रखना होगा आपको, कोई रेफरेंस इसके अंदर सबसे पहले किसी भी नोड का रेफरेंस वोल्टेज आपको मानना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आपकी नोड की वैल्यू आएंगी। तो ज़रूरी नहीं है आप रेफरेंस क्या लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपकी नोड की वैल्यू भी चेंज होंगी। लेकिन जो आपको करंट जो आएगा किसी भी ब्रांच में वो सेम रहेगा, चाहे आप रेफरेंस कुछ भी लेके चलें। आप रेफरेंस कुछ भी लें या आप कहीं भी रेफरेंस माने, उससे आपके किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी करंट की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी। वोल्टेज आपके चेंज हो सकते हैं क्योंकि आपने कुछ अलग रेफरेंस लिया है, आपने 0 रेफरेंस लिया है तो कुछ अलग वोल्टेज, सपोज करो आप रेफरेंस में 2 वोल्टेज ले रहे हो या 5 वोल्टेज ले रहे हो, तो उससे आपके रेफरेंस चेंज करने से आपके जो नोड के वोल्टेजेस हैं वो तो अलग अलग आएंगे। लेकिन यदि मैं करंट की बात करूं तो जो करंट आएगा किसी भी ब्रांच के अंदर वो आपका सेम रहेगा, वह रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनिशियली नोड वोल्टेज निकालूंगा और नोड वोल्टेज निकालने के बाद मैं किसी भी ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मुझे पावर कंजप्शन निकालना है या पावर एब्जॉर्ब निकालनी है, वो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि नोडल जब भी अपन लगाएंगे तो एक बेसिक सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन में कई बार आप लोग गलती कर देते हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं। एक रेजिस्टेंस दिया है, आर रेजिस्टेंस मैंने एक यहाँ पे लिया है, एक आर रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिया है। ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट के बीच में एक आर रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है। ठीक है, ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने माना वी और बी पॉइंट का पोटेंशियल माना मैंने वी बी। दिस इज वी पोटेंशियल या वोल्टेज और दिस इज वी पोटेंशियल या वोल्टेज। आर इसका रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस है आर। तो बताइए यदि मुझे करंट I1 निकालना है, इस डायरेक्शन में यदि मुझे करंट निकालना है I1 क्या आएगा। मुझे ए से बी तक जाना है, ए से बी की डायरेक्शन में मुझे I1 करंट निकालना है और ए और बी के वोल्टेज मेरे पास हैं वी ए और वी बी। तो I1 में क्या लिखूंगा, तो I1 में लिखूंगा वी ए माइनस बी बी अपॉन आर। बताइए दोस्तों यही आएगा। I1 में क्या लिखूंगा, वी ए माइनस बी बी। इसको मैं हायर पोटेंशियल लेके चलूंगा, इसको मैं लोअर पोटेंशियल मानूंगा। तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है। तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस बी बी अपॉन आर, ये मैं यहाँ पे कहूंगा। यदि आपको इसी ब्रांच के अंदर आपको I2 पूछे, I2 निकालो और आपको ये डायरेक्शन दी हुई है बी से ए की तरफ, तो अब आपको बी से ए की तरफ जाना है तो आप वी को हायर पोटेंशियल मानोगे और वी को लोअर पोटेंशियल मानोगे। तो आप क्या लिखोगे, I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से, I2 की वैल्यू मैं लिखूंगा वी माइनस वी ए डिवाइड बाय आर। बताइए दोस्तों ये दोनों चीज क्लियर है या नहीं, ये दोनों चीज क्लियर है या नहीं। यदि आपको ए से बी पॉइंट की तरफ यदि आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो आप वी ए माइनस वी बी अपॉन आर करोगे, और यदि आपको बी से ए की तरफ करंट निकालना है तो आप वी बी माइनस वी ए अपॉन आर के बराबर लिखोगे। चूंकि ये दोनों करंट की यदि मैं बात करूँ I1 और I2, इनमें क्या डिफरेंस आएगा बताइए दोस्तों, इन दोनों करंट में क्या डिफरेंस है। मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल्स टू माइनस I2, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस I2 आएगा और वो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, जो कि I1 के इक्वल है। तो I1 क्या है आपका I2 के बराबर है, लेकिन उसकी चूंकि डायरेक्शन उसकी अपोजिट है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस साइन यहाँ पे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी ब्रांच के अंदर करंट तो सेम है, ये I1 करंट है या I2 करंट है, दोनों करंट मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, लेकिन चूंकि इनकी डायरेक्शन आपने अलग अलग यहाँ पे लिखी है तो आपको एक माइनस साइन से इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसका अपन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होगा नोडल के अंदर। तो ये आप पहले ध्यान रखो इस चीज़ को कि आपको ए से बी निकालना है तो बी ए माइनस बी बी अपॉन आर करेंगे, बी से ए निकालना है बी माइनस बी अपॉन आर अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ इस मॉडल को समझने के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से मैं समझूंगा कि किस तरह अपन नोडल एनालिसिस या नोड इक्वेशंस लिखते हैं
अपन किसी भी नोड का वोल्टेज में इनिशियली फाइंड आउट यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके कितने नोड है दोस्तों, पहले मुझे ये बताइए इसमें आपको कितने नोड हैं। क्या ये पूरा एक ही नोड है दिख रहा है, ये चारों ब्रांचेज आके इस नोड पे मिल रही हैं, तो ये भी एक नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है और ये आपका थर्ड नोड है। 3 नोड इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक नोड होता है, एक दोस्तों जंक्शन होता है। मैंने KCL में शायद बताया था कि नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो नोड मैंने बताया था कि 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज आर कनेक्टेड, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेज आपकी कनेक्ट हैं उसको अपन नोड कहते हैं। और जंक्शन में वहाँ प्रयुक्त करता हूँ जहाँ आपकी 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेज वहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हर जो नोड है वो एक जंक्शन तो होता ही है, लेकिन हर जंक्शन नोड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं नोड कहूँ या जंक्शन ज़्यादा सिमिलर ही है दोनों। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचें कनेक्ट हैं तो मैं इसको नोड भी कह सकता हूँ, जंक्शन भी कह सकता हूँ। या 4 ब्रांचेस कनेक्ट है इसको भी मैं नोड या जंक्शन कह सकता हूँ। मैं जनरली नोड वर्ड यूज में लेके चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, या 3 नोड हैं 1 2 3। अब यहाँ मुझे सबसे पहले दोस्तों किसी भी एक नोड को रेफरेंस मुझे मानना होता है। एक रेफरेंस नोड मुझे इनिशियली यहाँ पे लेके चलना पड़ता है और उस रेफरेंस नोड का वोल्टेज मैं कुछ मान के चलता हूँ। जनरली मैं 0 या ग्राउंड उसको करता हूँ, रेफरेंस नोड को मैं 0 वोल्टेज उसका मान के चलता हूँ ताकि अपनी कैलकुलेशंस में आसानी रहती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है 0 आप मानो, उसके अलावा भी आप रेफरेंस वोल्टेज को कुछ भी मान सकते हो और आपकी करंट की वैल्यू सेम ही आएगी। जो मैंने भी बताया था, करंट आपका सेम आएगा। नोड वोल्टेज आपके चेंज हो जाएंगे लेकिन करंट की वैल्यू आपकी सेम आएगी। जनरली मैं आसानी से सॉल्व हो इसलिए मैं इसको ग्राउंड करके चलता हूँ रेफरेंस नोड को, और उसका वोल्टेज मैं 0 लेके चलता हूँ। अब रेफरेंस नोड किसको माने, जैसे यहाँ पे आपके 3 नोड हैं तो आप रेफरेंस नोड किसको मानोगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी नोड को रेफरेंस नोड मान सकते हो, आप किसी भी नोड को रेफरेंस नोड मान सकते हो, आपकी करंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली मैं रेफरेंस नोड उस नोड को मानता हूँ जिस नोड से सबसे ज़्यादा ब्रांचेज कनेक्ट होती हैं। रेफरेंस नोड में उस नोड को मानता हूँ जिससे आपकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज कनेक्ट होती है। तो यहाँ मैं देखूँ तो इस वाले नोड से 4 ब्रांचेज कनेक्ट हैं, इन दोनों से 3 ब्रांच कनेक्ट थी, तो मैं इस नोड को एक रेफरेंस नोड में मान लेता हूँ। मैं इस नोड को एक रेफरेंस नोड मान के इसका वोल्टेज मैंने जो V3 है या V रेफरेंस, और इसको मैं किसके बराबर कर देता हूँ, 0 वोल्ट के बराबर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। मैंने रेफरेंस थर्ड को रेफरेंस नोड माना क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा 4 ब्रांचेज कनेक्ट थी, और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब मैंने रेफरेंस नोड का वोल्टेज मैंने 0 यहाँ पे माना है। ठीक है, अब मैं V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा दोस्तों। मुझे V1 निकालना है और मुझे V2, जो रिमेनिंग 2 नोड्स हैं इनके वोल्टेज मुझे निकालने हैं, वो 0 के रेफरेंस में आएंगे। ठीक है, 0 रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मुझे, तो मैं इन दोनों नोड पे दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करूंगा। ये जो 2 नोड आए हैं दोस्तों, इन दोनों नोड पे मैं किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करूंगा, इस नोड पे भी और इस नोड पे। मुझे KCL यहाँ पे अप्लाई करना होगा इन दोनों नोड का वोल्टेज जानने के लिए। KCL अपन ने पढ़ा था दोस्तों, किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं KCL लगा रहा हूँ, KCL एट नोड फर्स्ट। मैं नोड फर्स्ट पे KCL लगा रहा हूँ, मैं किरचॉफ करंट लॉ लगा रहा हूँ नोड फर्स्ट पे। तो इससे कितनी ब्रांचेज कनेक्ट हैं दोस्तों, बताइए। इस नोड से कितनी ब्रांचेज, 3 ब्रांचेज कनेक्ट हैं, 1 2 3, 3 ब्रांचेज ऐसे कनेक्ट है। तो यदि मैं करंट की डायरेक्शन मुझे पहले ही निर्धारित करनी पड़ेगी। यदि मैं इसमें ये आउटगोइंग करंट मान रहा हूँ, इसमें मैं आउटगोइंग करंट लेके चल रहा हूँ, और इसमें यदि मैं ये आउटगोइंग करंट में मान के चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देख पा रहा है। यदि मैं इस नोड से इन तीनों ब्रांचेस के करंट को आउटगोइंग मानूं तो इनकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं दोस्तों, बताइए। अभी मैंने पढ़ा था VA और VB, यदि 2 पोटेंशियल हैं और A से B आपको करंट निकालना है तो अपन करते हैं VA माइनस VB अपॉन R। वही मुझे यहाँ करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो करंट आएगा वो क्या आएगा, इस नोड पे फर्स्ट जो ब्रांच है इसमें करंट क्या आएगा, V1 माइनस 10/2, V1 माइनस 10/2। बताइए दोस्तों, पहले नोड की पहली जो ब्रांच है इसके अंदर जो करंट आएगा वो आएगा V1 माइनस 10/2। ये VA था और ये क्या था, VB। तो इस तरह देखो, VA माइनस VB अपॉन R, VA है V1 और VB है आपका 10 वोल्ट। तो VA माइनस VB अपॉन R मैंने किया है क्योंकि मैं A से B तक करंट निकालना चाह रहा हूँ।
यदि मुझे यहाँ से यहाँ करंट निकालना होता तो मैं लिखता 10 माइनस V1 अपॉन आर, लेकिन वो करंट फिर क्या हो जाता आपका, वो करंट आपका हो जाता इनकमिंग करंट। वन नोड पे क्या हो जाता, इनकमिंग करंट आपको मानना होता, वो गलत नहीं होता, वो भी सही होता, लेकिन आपकी जो केसीएल लिखोगे वो इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। फिर अभी मैं आउटगोइंग के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो ये आउटगोइंग करंट ये होगा, इनकमिंग करंट इसका अपोजिट आएगा, ठीक है। इस सेकंड ब्रांच में यदि मैं करंट की बात करूं तो VA माइनस VB, V1 माइनस जीरो, इस नोड का वोल्टेज क्या है, जीरो है, तो V1 माइनस, ये भी आउटगोइंग है, तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा, V1 माइनस जीरो डिवाइड बाई 4, V1 VA माइनस VB अपॉन R, V1 माइनस जीरो अपॉन 4, ठीक है, ये भी आउटगोइंग करंट था। तीसरा भी आउटगोइंग करंट है, तो इस नोड पे तीनों ही आउटगोइंग करंट है, तो इनकमिंग क्या है, जीरो, तो तीनों आउटगोइंग को मैं ऐड करके किसके इक्वल कर दूंगा, जीरो के इक्वल कर दूंगा। तो इधर का करंट क्या आएगा, ये आउटगोइंग करंट क्या आएगा थर्ड वाली ब्रांच में, VA माइनस VB अपॉन 3, V1 माइनस V2 अपॉन 3, V1 माइनस V2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो क्यों किया दोस्तों, क्योंकि कोई इनकमिंग नहीं था, इस फर्स्ट वाले नोड पे कोई इनकमिंग करंट नहीं था। यदि कोई और एक ब्रांच होती उसमें कुछ इनकमिंग करंट होता तो मैं यहाँ लिखता, लेकिन तीन ब्रांच, तीनों में ही करंट आउटगोइंग, तो केसीएल तो यही कहता है आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू इनकमिंग, इनकमिंग जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ दोस्तों, मैं इसको यदि थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को 12 से यदि मल्टीप्लाई करूँ, 12 से मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 6V1 माइनस 60 प्लस 3V1 प्लस 4V1 माइनस 4V2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये V1 और V2 में एक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, 6 और 10 13V1, ठीक है, माइनस 4V2 इज इक्वल्स टू 60, इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास पहली इक्वेशन आएगी दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन ये आपके पास। यदि मैं सेकंड नोड पे अप्लाई करूं, मैं नोड सेकंड पे अप्लाई करूं, देखिए दोस्तों, नोड सेकंड पे अप्लाई करूं मैं केसीएल एट नोड 2, केसीएल नोड 2, इससे भी कितनी ब्रांच कनेक्ट है दोस्तों, इससे भी तीन ब्रांचेज कनेक्ट है, 1 2 3, तीन ब्रांचेज से कनेक्ट है, और तीनों ब्रांचेज का मुझे करंट की डायरेक्शन लेनी है, और मैं उसी के आधार पे क्या लिखूंगा, इस इक्वेशन को लिखूंगा। तो देखो दोस्तों, ये 20 ओम तो डायरेक्ट दे रखी है मुझे, ये जो 20 एम्पियर जो करंट है इस सेकंड वाले नोड पे क्या है, इनकमिंग करंट है, तो मुझे इसमें तो निकालनी नहीं है, ये तो काम आसान हो गया मेरा, इसमें तो मुझे करंट निकालनी नहीं है, ये 20 एम्पियर इसमें इनकमिंग करंट है, इसमें अब आउटगोइंग बता दो क्या आएगी, VA माइनस VB अपॉन R, V2 माइनस जीरो अपॉन 2, ये करंट होगा। और इस ब्रांच में यदि आप इस बार आउटगोइंग करंट लेना चाहो तो आउटगोइंग ले सकते हो, या पहले जो करंट लगा था उसको भी मान सकते हो, लेकिन वो आपको इनकमिंग माननी पड़ेगी। आप नई यदि करंट मानना चाहो, आउटगोइंग करंट मानना चाहो, तो आप आउटगोइंग करंट भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि मैं इसमें आउटगोइंग करंट मानूँ इस वाली ब्रांच को, तो मैं आउटगोइंग करंट मानूंगा तो ये लिखूंगा मैं V2 माइनस V1 अपॉन 3। यदि मैं इनकमिंग लिखता तो आता V1 माइनस V2 अपॉन 3, इस सेकंड नोड पे इनकमिंग है, मैंने सेकंड नोड पे आउटगोइंग लिखी है, ये भी आउटगोइंग है सेकंड नोड पे, ये आएगा V2 माइनस जीरो, V2 माइनस जीरो अपॉन 2, ये भी मैंने आउटगोइंग लिखी, V2 से बाहर जाती हुई, ये भी V2 से बाहर जाती हुई, ये भी V2 से बाहर जाती हुई, ये V2 के अंदर आ रही है, इज इक्वल्स टू पॉइंट, दो आउटगोइंग करंट और एक इनकमिंग करंट, दो आउटगोइंग करंट, तो टोटल आउटगोइंग इज इक्वल्स टू टोटल इनकमिंग, इनकमिंग एक था तो इधर, और कोई इनकमिंग होता तो इधर ऐड हो जाता, और कोई आउटगोइंग होता वो इधर ऐड हो जाता। इसको यदि मैं सॉल्व करूं दोस्तों, 6 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2V2 माइनस 2V1 प्लस 3V2 इज इक्वल्स टू 120, और मैं इसको सॉल्व कर लूँ यदि थोड़ा सा, तो मेरे पास आएगा 2V1 प्लस 5V2 इज इक्वल्स टू 120, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, V1 और V2 की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों नोडल एनालिसिस मेथड, जहाँ आपको सबसे पहले कोई नोड को आपको रेफरेंस नोड मानना होता है, और उस रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में आपको बाकी नोड्स का वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना होता है। ये वोल्टेज अपने पास यदि एक बार आ जाते हैं तो मैं किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू आई को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, तो अपन निकालते हैं। सबसे पहले V1 और V2 की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालूँ, V1 और V2 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ, तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों,
इधर 4v2 है, इधर 5v2 है, तो यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक नई इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, -8v1 प्लस 20v2 इज इक्वल्स टू 480। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दूँ। इसको मैं यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को फर्स्ट को, तो मेरे पास आ जाएगा 65v1 माइनस 20v2 इज इक्वल्स टू 300। इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दे दूँ। मैं इक्वेशन 3 और 4 को दोस्तों मैं यदि ऐड कर दूँ, 3 + 4 में ऐड कर दूँ, तो -8 और 65 कितना बचेगा, ये 57v1, ये आएगा 57v1। 65 - 8 57, v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -20v2 + 20v2 इज इक्वल्स टू 480, ये आ जाएगा 780। तो v1 यहाँ से निकल के आएगा 780 डिवाइड बाय 57। इसको यदि मैं सॉल्व करूँ दोस्तों, तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी 13.68 वोल्ट। ये आया आपके पास v1, 13.68 आपके पास v1 जो आपने नोड माना था, ये वैल्यू आई। और यदि मैं v2 कैलकुलेट करूं, तो मैं किसी भी इक्वेशन से v2 निकाल सकता हूं। मैं सपोज करो इक्वेशन 2 में लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 को यदि मैं देखूं, तो 2 इक्वेशन से 5v2 की वैल्यू क्या आएगी, 120 माइनस प्लस हो जाएगा 2v1, 120 + 2, और v1 की वैल्यू अपन की क्या आई है 13.68। इसको आप जब सॉल्व करोगे, तो यहाँ से जो v2 निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा 29.47 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये v1 और v2 की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट की है, 13.68 एंड 29.47 v1 v2 आए। तो आइए अपन वापस डायग्राम पे आते हैं। 13.68 तो आपकी v1 की वैल्यू आई है, और v2 आया था आपका 29.47 वोल्ट आपकी v2 की वैल्यू आई थी। अब आइए दोस्तों इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अब देखो, ये वोल्टेज मैंने रेफरेंस वोल्टेज लिया था, जो मैंने 0 के इक्वल किया था। ये वोल्टेज मैंने रेफरेंस वोल्टेज 0 के इक्वल मैंने किया था दोस्तों। ठीक है, इस 0 रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मैंने v1 और v2 फाइंड आउट किए। v1 आपका है 13.68 वोल्ट और v2 है आपका 29.47 वोल्ट। तो यदि ये दोनों वोल्टेज आपके पास आ गए, यदि ये दो नोड वोल्टेज आपने निकाल लिए, तो आप किसी भी ब्रांच में करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी ब्रांच में। क्योंकि आपको किसी ब्रांच में करंट निकालने के लिए क्या करना हो, वी ए माइनस वी अपन आर। तो एक वोल्टेज तो रेफरेंस है आपका, ठीक है, और ये दोनों आप निकाल चुके हो। सपोज करो मुझे ये निकालना था। इधर देखो दोस्तों, यदि मुझे ये कोई मैं करंट नाम दे दूं, इसको आई एक्स आपको निकालना था कि आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो आपके पास V2 आ चुका है, आपके पास V2 की वैल्यू तो आ गई है, आई एक्स पूछ रहा है, V2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, आई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आई एक्स क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं V2 - 0/2 यही लिखूंगा। और V2 अपने पास क्या है 29.47 डिवाइड बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो। 29.47 डिवाइड बाई 2 यदि मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 14.73 एम्पियर। ये आप आई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आपको ये वैल्यू निकालनी होती, आई वाई वैल्यू निकालनी होती, इसको मैं आई वाई वैल्यू नाम दी V1 और V2 के बीच में, और डायरेक्शन मुझे दी रखी है 1 से 2 की तरफ। तो ये करंट आई वाई क्या आएगा, V1 - V2 डिवाइड बाय 3। दोनों के बीच का रेशियो कितना है 3। तो ये कितना आएगा दोस्तों, V1 - V2। V1 कितना था आपका 13.68 माइनस 29.47 डिवाइड बाय 3। इसको यदि मैं सॉल्व करूँ,
तो ये आपके पास निकल के आएगा दोस्तों -5.26 एम्पियर। तो आई वाई यदि मैं इसको नाम दूँ, ये कोई अलग करंट यदि वो मेरे को देता, ये आई वाई की वैल्यू आप निकालिए, तो आई वाई की वैल्यू क्या आती, -5.26 करंट आता। इसका मतलब ये हुआ, माइनस में आने का मतलब एक्चुअल करंट जो है इसमें 2 से 1 की तरफ फ्लो हो रहा है। और चूँकि 2 मुझे ज़्यादा दिख ही रहा है वोल्टेज, तो सिंपल सी चीज़ है कि 2 से 1 की तरफ ही वोल्ट इसमें जो करंट है वो फ्लो होगा। लेकिन पूछा है आई वाई 1 से 2 की तरफ पूछा है, तो अपने आप किस में आ जाएगा, वो माइनस के अंदर आ जाएगा। तो ये नोडल एनालिसिस के अंदर आपको ये इस तरह अपन नोड वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। और नोड वोल्टेज यदि एक बार मेरे पास आ जाते हैं, नोड वोल्टेज यदि मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं उस नोड वोल्टेज की हेल्प से किसी भी ब्रांच में करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने इसके अंदर किया था। इस तरह सारा कुछ ये देख रहा हो, ये किया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने 2 नोड माने, नोड पे केसीएल इक्वेशन लगाई, फर्स्ट नोड की केसीएल इक्वेशन अपन ने लिखी, फिर नोड सेकंड की केसीएल इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को सॉल्व किया। 2 वेरिएबल थे, अननोन वेरिएबल थे V1 और V2, दोनों को सॉल्व करके अपने पास V1 और V2 की वैल्यू अपन ने प्राप्त की। ये आपके पास V1 आया था, ये आपके पास V2 आया था। और V1 V2 यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, तो कहीं भी किसी भी ब्रांच में करंट पूछे तो वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें और भी मैं कहूँ कि यदि कोई पावर कंजप्शन आपसे पूछता या पावर एब्जॉर्ब पूछता, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। सपोज करो आपसे पूछता कि फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 10 वोल्ट सोर्स। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछता फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 10 वोल्ट सोर्स, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ये निकालना है आपको कि 10 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स आपको दिया है, 10 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स दिया है, ये पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा, पावर एब्जॉर्ब बाई 10 वोल्ट सोर्स, ये आपको यदि पूछता। तो पावर एब्जॉर्ब यदि पूछता, तो दोस्तों मुझे ये करंट निकालना होता। मुझे कौन सा करंट निकालना होता, पावर एब्जॉर्ब यदि पूछ रहा है तो मुझे ये करंट निकालना पड़ता। इस करंट को मैं I10 नाम दे दूँ यदि, तो ये करंट मैं निकालता, और I10 करंट निकाल के मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता, पावर एब्जॉर्ब आ जाती है सोर्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं I10 की वैल्यू निकालूं, तो मैं निकाल सकता हूँ I10 की वैल्यू क्या आएगी, बताइए। I10 की वैल्यू क्या आएगी, V1 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। V1 कितना था, 13.68 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 3.68 डिवाइड बाई 2, 3.68 डिवाइड बाई 2, 1.84 एम्पीयर। ये आपकी I10 की वैल्यू आती है दोस्तों, ये आती है आपकी I10 की वैल्यू आती। अब पावर एब्जॉर्ब पूछ रहा है 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा, तो मैं क्या करूँगा, पावर एब्जॉर्ब बाई 10 वोल्ट, P10, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का पावर एब्जॉर्ब क्या आती है, V इंटू आई। V कितना है, 10 वोल्ट, करंट कितना है 1.84, तो ये कितना आ जाएगा 18.4 वाट, 18.4 वाट। तो पावर का जो एब्जॉर्ब करेगा, ये जो वोल्टेज सोर्स है पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब कितनी करेगा, ये 18.4 वाट पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है, एब्जॉर्ब करेगा। माइनस में आती है उसका मतलब होता ये डिलीवर कर रहा है, माइनस में यदि वैल्यू आती है अपनी, इसका मतलब होता है पावर को डिलीवर कर रहा है। चूँकि प्लस में वैल्यू आई है, तो ये यहाँ पे पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, 18.4 वाट पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह दोस्तों मैं पावर कंजप्शन या पावर एब्जॉर्प्शन या पावर डिलीवर में किसी भी एलिमेंट का निकाल सकता हूँ, करंट निकाल सकता हूँ, और इस तरह से आप इस मॉडल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। ठीक है दोस्तों, आइए, ये एक आपको क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द करंट आई, आपको ये आई करंट आपको निकालना है, ये आई इसके अंदर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको आई करंट यहाँ पे निकालना है। एक अगला क्वेश्चन है, नोडल से मुझे सॉल्व करना है, ये आपको आई करंट यहाँ पे निकालना है कि आई करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं नोड डिसाइड करूँगा। सपोज करो ये मेरा फर्स्ट नोड है, ये मेरा सेकंड नोड है, ये मेरा थर्ड नोड है। थर्ड नोड को मैं रेफरेंस नोड मानूँ तो इसका वोल्टेज क्या आएगा, 0 वोल्टेज इसका आएगा रेफरेंस नोड, क्योंकि मैंने इसको ग्राउंड किया है। तो रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 मैंने माना। और इस नोड का यदि मैं वोल्टेज V1 मानूँ और ये आपको V2 दिया हुआ है सेकंड नोड का वोल्टेज, आपको ये I इसके अंदर फाइंड आउट करना है नोडल एनालिसिस मेथड के द्वारा। तो वही मैं KCL इक्वेशन यहाँ लिखूँगा। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट नोड पे यदि मैं KCL इक्वेशन की बात करूँ, KCL एट नोड फर्स्ट, KCL एट नोड फर्स्ट क्या आएगा दोस्तों बताइए। फर्स्ट नोड पे मुझे KCL लगानी है। फर्स्ट नोड पे क्या मैं लिखूँगा, 3 ब्रांचेज हैं दोस्तों, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। एक ब्रांच के अंदर देखो करंट आपको डायरेक्टली दे रखा है दोस्तों, 5 एम्पीयर करंट इनकमिंग है फर्स्ट नोड पे, डायरेक्टली दे दिए, तो यहाँ आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। इन दोनों में आपको देखना होगा कि करंट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो मुझे दोस्तों, यदि मैं आउटगोइंग करंट की यह बात करता हूँ, इस करंट की यदि मैं बात करता हूँ V1 से इस -2 की तरफ, ये वैल्यू देखो मुझे माइनस ऊपर दिया है। ठीक है दोस्तों, माइनस मुझे ऊपर दिया है, प्लस नीचे दिया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती मत करना है। तो यदि मैं ये करंट निकालूँ VA से VB की तरफ, यदि ये मैं इसको VB मानूँ और इसको मैं VA मानूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, अपनी जो अभी पढ़ा था VA माइनस VB अपॉन R। यदि मैं आउटगोइंग करंट ले रहा हूँ, मैं आउटगोइंग करंट ले रहा हूँ, यहाँ पे आउटगोइंग करंट में नाम दे रहा हूँ इसको, तो ये मैं लिखूँगा V1 माइनस, अब चूंकि ये माइनस दे रखा है तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, V1 + 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है दोस्तों, ये माइनस था इसलिए प्लस आया। ठीक है, V1 + 2 डिवाइड बाय 4, ये आपका आउटगोइंग करंट हुआ। इसमें आउटगोइंग क्या आएगा, V1 - V2/4, ये भी आपका आउटगोइंग करंट है। और एक ये 5 जो है ये आपका इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो KCL यही कहता है, टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और देखो दोस्तों, जो सेकंड नोड है इसका वोल्टेज क्या होगा, V2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए मुझे। सेकंड नोड जो है या V2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, V2 क्या मैं लिख सकता हूँ, इधर देखो दोस्तों, जो V2 है ये आपका डायरेक्टली क्या आएगा, ये 10 वोल्ट के बराबर होगा। V2 जो है वो आपका डायरेक्टली 10 वोल्ट के बराबर आएगा। क्यों आएगा बराबर, क्योंकि इधर वोल्टेज कितना है 0, ये रेफरेंस आपने माना हुआ है, यदि यहाँ V2 है, इस पॉइंट का यदि वोल्टेज V2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे V2, ये वोल्टेज था V2 - 0, इनका जो डिफरेंस है V2 और 0 का, वो किसके बराबर दे रखा है 10 के, तो V2 क्या आ गया आपका 10। क्लियर हुआ दोस्तों। ये यदि आपको रेफरेंस और किसी नोड के बीच में डायरेक्टली एक सिंगल कोई वोल्टेज सोर्स दिया हो, कोई रेजिस्टेंस उसके साथ नहीं दिया हो, तो डायरेक्टली आप उस नोड का वोल्टेज वही असाइन कर सकते हो। यदि ये 0 है, यदि ये रेफरेंस 0 है, तो डायरेक्टली एज इट इज असाइन हो जाएगा। यदि यहाँ कुछ होता, यदि यहाँ 2 वोल्ट होता, रेफरेंस में होता दोस्तों 2 वोल्ट होता, तो मैं क्या करता, V2 - 2 इज इक्वल टू 10, तो वो फिर आता आपका कितना 12 वोल्ट आता, 2 + 10 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आता। तो ये आपको डायरेक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि आपका डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स दे दिया तो आप रेफरेंस 0 लेके चल रहे हो, तो वो डायरेक्ट एज इट इज वोल्टेज ऊपर असाइन हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ गई 10 वोल्ट, तो मुझे अब दूसरी इक्वेशन तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट नोड वोल्टेज आ गया, तो मेरा एक ही इक्वेशन से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू मैं 10 यहाँ पे पुट करूँ, V1 + 2/4 प्लस V1 - 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 5। मैं इसको 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास आएगा V1 + 2 प्लस V1 - 10 इज इक्वल्स टू 20। 2V1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 उधर गया, -2 इधर गया, कितना हो गया 30, 28। 2V1 की वैल्यू थी, तो यहाँ से जो V1 निकल के आएगा वो आएगा आपका 14 वोल्ट। जो V1 आपका निकल के आया, V1 जो आया ये आएगा 14 वोल्ट, ये आपका कितना था 10 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास दोनों नोड वोल्टेज यहाँ आपके पता लग गए। V2 आपका डायरेक्टली पता लग गया था 10 वोल्ट, और V1 आपने KCL फर्स्ट नोड पे KCL लगा के और आपने V1 की वैल्यू 14 वोल्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो अब मुझे पूछा था दोस्तों कि ये करंट I पूछा था मेरे को, क्या पूछा था, ये करंट I की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। I की वैल्यू क्या आएगी,
तो मैं निकाल सकता हूँ दोस्तों। अब देखो ये आई की डायरेक्शन क्या है, ये आई की डायरेक्शन है इस 2 वोल्ट से V1 की तरफ, 2 वोल्ट से V1 की तरफ। तो इधर से इधर आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी अब आई की जो डायरेक्शन। तो मैंने जो पहले डायरेक्शन मानी थी दोस्तों वो ये मानी थी, चलो मैं इसी डायरेक्शन में आउटगोइंग करंट में निकाल लेता हूँ। इसमें कितना है, इस करंट को मैं कोई नया नाम दे दूँ, IX में नाम दे दूँ इस करंट को। तो IX की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, देखिए IX की वैल्यू क्या आएगी, V1 + 2 डिवाइड बाय 4। V1 कितना है आपका 14 + 2 डिवाइड बाय 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब चूंकि आपका जो आई पूछा था वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ IX के, क्योंकि ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग IX आपने आउटगोइंग माना है, तो ये क्या जाएगा -4। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड करंट जो पूछा गया था आई करंट, वो इस नोड के इनकमिंग में पूछा गया था। तो आपने आउटगोइंग करंट निकाली 4 एम्पियर, उसका क्या कर दिया, माइनस कर दिया। करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, केवल डायरेक्शन ही तो चेंज की है। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आई पूछा यहाँ से यहाँ, तो VA अब इस बार क्या हुआ, ये हुआ VA क्या हुआ आपका, ये VA माइनस VB अपॉन R। VA है -2 माइनस VB 14 अपॉन R कितना है 4 -16 अपॉन 4 -4, ये भी -4, ये भी। तो आप दोनों तरह से जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। कहीं आपको डायरेक्शन ये दी हुई है, आप V1 - VA अपॉन 4 करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपको VB - VA अपॉन 4 ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा दोस्तों जब भी आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करो। इसलिए मैंने डायरेक्शन वाली चीज़ सबसे पहले बताई थी। नोडल जब अपन ने आज स्टार्ट किया था तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी कि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। A से B की तरफ करंट की डायरेक्शन है तो VA - VB अपॉन R करोगे। B से A की तरफ यदि करंट की डायरेक्शन है तो आप VB - VA अपॉन R की बराबर आप करोगे। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। एक और यदि मैं क्वेश्चन लेके चलूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है नोड वोल्टेज सबसे पहले आप निकालोगे, और उसके बाद फिर आपको करंट्स किसी भी ब्रांच में आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है। ये 2-3 नोड हैं इसके अंदर। ये फर्स्ट नोड है, मैं एक अलग पेन से इसको लिखूँ। ये आपका नोड फर्स्ट है, ये आपका नोड सेकंड है, ये आपका नोड थर्ड है। ये पूरा एक ही नोड है दोस्तों। ठीक है, ये थर्ड नोड मैं इसको मान रहा हूँ और मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूँ। इसका मतलब इसका जो रेफरेंस जो है VR जो है वो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 0 वोल्ट में लेके चल। रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज है वो मैं ग्राउंड किया हुआ है, मैं 0 लेके चल रहा हूँ। और ये जो दोनों वोल्टेजेज हैं V1 और V2, इन दोनों की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा 0 रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, और फिर मैं किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो दोस्तों समस्या क्या आएगी, यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी। आप सपोज करो फर्स्ट नोड पे अप्लाई कर रहे हो, पहले नोड पे आप किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर रहे हो, पहले नोड पे पहली ब्रांच में लगा रहे हो। तो यहाँ तो आप करंट निकाल लोगे आसानी से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स आपको दिए हुए हैं V1 - 2 - 3 डिवाइड बाई 5। इसमें भी आप निकाल सकते हो V1 - 0 अपॉन 2। यहाँ जो थर्ड ब्रांच आपको दिख रही है इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या आएगी ये बताइए। आपको एक केवल फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, आपको 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दिया है। और यदि एक केवल सिंगल आपको वोल्टेज सोर्स दिया है बिना किसी रेजिस्टेंस के दिया है, तो आप डायरेक्टली तो करंट इसमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, इनडायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं कि मैं इन दोनों में करंट निकालूँ और उसको फिर ऐड करके वहाँ पे लिख दूँ, लेकिन डायरेक्टली अभी जब आप KCL अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आप करंट इसमें नहीं बता सकते जब तक आपको ये नोड का वोल्टेज प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस केस में क्या करें, मैं इसमें करंट क्या लिखूं, V1 - V2 अपॉन R। क्या करूं, R तो दे ही नहीं रखा मुझे, और करंट के लिए तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस डिवाइड करना ही होगा, मुझे R दे ही नहीं रखा, तो मैं करंट कैसे निकालूं दोस्तों। क्या मैं करंट निकाल सकता हूं डायरेक्टली, नहीं निकाल सकता। मैं 1 और 2 के बीच में मैं करंट नहीं निकाल सकता। और यदि मैं करंट इसमें नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मैं KCL भी अप्लाई नहीं कर पाऊँ, क्योंकि KCL के लिए तो मुझे तीनों ब्रांचेज में करंट पता होना चाहिए। 3 ब्रांचेज में मुझे करंट की इक्वेशन लिखनी है, तो करंट ही जब मैं नहीं निकाल पा रहा तो मैं इक्वेशन नहीं लिख सकता। तो इस केस में अपन सुपर नोड कॉन्सेप्ट को काम में ले सकते हैं दोस्तों। इस केस में मैं सुपर नोड कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ काम में
ले सकता हूँ। तो सुपर नोड क्या होता है? तो सुपर नोड क्या है दोस्तों? यदि किसी दो नोड के बीच में आपको कोई वोल्टेज सोर्स दिया है, सिंगल वोल्टेज सोर्स बिना किसी रेजिस्टेंस के, यदि आपको दो नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स दिया है और उसका कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिया है, कोई मुझे सिंगल वोल्टेज सोर्स दिया है, तो मैं उन दोनों नोड को कुछ देर के लिए एक सिंगल नोड अज्यूम कर सकता हूँ और इसको अपन बोलते हैं सुपर नोड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दो आपके नोड थे, बीच में केवल वोल्टेज सोर्स था, मैं करंट नहीं निकाल पा रहा, तो मैंने क्या किया, 1 और 2 को मैंने एक पॉइंट पे अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए। 1 और जो 2 नोड थे, इन दोनों को मैंने थोड़ी देर के लिए एक नोड मैंने मान लिया और इस नोड को मैं नाम देता हूँ सुपर नोड। मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने दो नोड को एक नोड बना लिया, सुपर नोड नाम मैंने इसको दे दिया। तो क्या मुझे दोस्तों बता सकते हैं कि ये जो सुपर नोड है, ये जो सुपर नोड है जो पूरा एक नोड मैंने मान लिया, इस सुपर नोड से कितनी ब्रांचेज कनेक्ट हैं? अब सुपर नोड से कितनी ब्रांचेज कनेक्ट हैं? तो सारी ब्रांचेज कनेक्ट हैं इससे। सुपर नोड यदि मैंने दोनों नोड को एक नोड मैंने मान लिया तो 1 2 3 4 चारों ब्रांचेज सुपर नोड से ही तो कनेक्टेड हैं। तो मैं सुपर नोड पे केसीएल इक्वेशन अप्लाई मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो चारों ब्रांचेज है इनमें मैं करंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आइए दोस्तों सुपर नोड पे केसीएल इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। केसीएल सुपर नोड, केसीएल इक्वेशन सुपर नोड, केसीएल एंड सुपर नोड पे मुझे केसीएल इक्वेशन मुझे लगानी है सुपर नोड पे। तो मैं कैसे केसीएल इक्वेशन यहाँ पे लगाऊंगा? ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले इस ब्रांच की बात करूँ, फर्स्ट ब्रांच की, इसमें करंट क्या आएगा? आउटगोइंग करंट में ले रहा हूँ मैं दोस्तों, आउटगोइंग करंट ले रहा हूँ, इसमें भी मैं आउटगोइंग लूँगा, इसमें भी मैं आउटगोइंग, ये तो इनकमिंग मुझे दे ही रखी है तो मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? V1 -2 -3 डिवाइड बाय 5। ठीक है दोस्तों, V1 -2 ये VB के बराबर आते जाएंगे। V1 के बाद जितने भी आपको दे रखे हैं ये VB आप मानोगे तो VA माइनस VB मुझे करना होता है। तो V1 -2 -3, ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये इसका करंट आ गया, प्लस ठीक है दोस्तों V1 डिवाइड बाय 2, ये इसका करंट आ गया, प्लस V2 डिवाइड बाय 4, ये 4 है, V2 डिवाइड, ये भी आउटगोइंग करंट है, V2 डिवाइड बाय 4, ये तीसरा करंट हो गया। और चौथी ब्रांच में आपको इनकमिंग करंट दिया हुआ है जो कि 10 एम्पियर के इक्वल है, ये मैंने 10 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आपकी 3 ब्रांचेज के करंट तो आउटगोइंग थे, वो मैंने एक तरफ ऐड किए हैं, क्योंकि केसीएल कहता है कि टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट केवल एक ही है, सुपर नोड पे इनकमिंग है ये, क्योंकि तो 10 एम्पियर आपका इनकमिंग करंट हुआ, बाकी 3 ही आपके आउटगोइंग करंट हुए। तो इसको यदि मैं थोड़ा सॉल्व करूँ इस इक्वेशन को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आएगा 4V1 -8 -12 प्लस 10V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 200। मैंने 20 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करूँ यदि मैं, मेरे पास आ जाएगा 14V1 और V2 कितना है? 5V2 है, इज इक्वल्स टू 12 और 8 20, उधर जाएगा +20, तो ये आ गया 220 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले इक्वेशन निकाली। मैंने क्या किया, सुपर नोड बनाया, एक दोनों नोड को मिला के सुपर नोड बनाया, और इस सुपर नोड पे एक मैंने पूरी पे केसीएल इक्वेशन लगा दी। तो 4 ब्रांचेज कनेक्ट थी, तो यहाँ से आपकी एक सुपर नोड पे केसीएल इक्वेशन आ गई। अब देखो दोस्तों, इक्वेशन आई है अपने पास एक ही है, सुपर नोड की सारी ब्रांचेज पे लगा दी अपन ने, और वेरिएबल्स हैं इसके अंदर 2, एक V1 वेरिएबल है और एक V2 वेरिएबल है। तो मुझे एक इक्वेशन और लानी होगी, क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन यदि मुझे सॉल्व करनी है तो मुझे एक इक्वेशन और लानी होगी, तभी मैं इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आएंगे? दूसरी इक्वेशन लेके आएंगे यहाँ से, इसको मैं छोड़ थोड़ी सकता हूँ, ये तो मैंने इग्नोर किया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे कंसिडर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं बात करूँ, देखो दोस्तों, तो मैं करंट नहीं निकाल पा रहा, 1 और 2 नोड के बीच में मैं करंट नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं वोल्टेज तो कह सकता हूँ। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो V1 - V2 है वो किसके इक्वल है? 5 के।
ये V1 ये V2 इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल, क्योंकि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स आपको दिया है। तो V1 माइनस V2 आपका हमेशा 5 के इक्वल होगा, चाहे V1 कुछ भी आए, V2 कुछ भी आए। ये वोल्टेज सोर्स क्या कह रहा है कि मुझे तो अपने दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 रखना है, चाहे V1 और V2 की वैल्यू कुछ भी आए, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? वो 5 रहना चाहिए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इक्वेशन आ गई आपकी V1 V2 के अंदर। ये दूसरी इक्वेशन V1 V2 के अंदर आप इनको सॉल्व करके V1 V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 5V1 माइनस 5V2, 5V1 माइनस 5V2 इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन 3 नाम दे दूं मैं यदि 1 और 3 इक्वेशन को ऐड कर दूं, 1 + 3 कर दूं मैं, तो V2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 19V1, और इधर ऐड कर रहे हो आप तो ये बनेगा 245। तो V1 आ जाएगा 245/19। इसको यदि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, 245 डिवाइड बाय 19, तो ये आपके पास आएगा 12.89 वोल्ट। ये V1 आ गया आपके पास। और V2 यदि निकालना है तो V2 किसके बराबर आएगा दोस्तों? V1 माइनस 5 के इक्वल, 12.89 माइनस 5, 7.89। ठीक है दोस्तों, तो समझ आया। V1 और V2 की वैल्यू अपने अलग अलग फाइंड कर ली, और V1 माइनस V2 यदि मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 5, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 और 2 पॉइंट के बीच का वो तो 5 रहेगा, क्योंकि 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मुझे दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो V1 और V2 का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा आपके पास? 5 आएगा। तो इस तरह V1 और V2 की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो यूजिंग सुपर नोड मेथड। ठीक है, तो सुपर नोड में फिर से रिपीट करूँ, सुपर नोड अपन को कब अप्लाई करना है? सुपर नोड अपन तब अप्लाई करते हैं जब आपके दो नोड के बीच में आप करंट पता नहीं कर पा रहे हैं, कोई वोल्टेज सोर्स दो नोड के बीच में आ गया और आप उसमें करंट डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उन दोनों नोड को मतलब एक कुछ समय के लिए उसको एक अज्यूम करके और उसको एक सुपर नोड आप मान सकते हो, और सुपर नोड पे आप केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी इक्वेशन आप वहीं उसी पे आप वोल्टेज डिफरेंस लगा के उसकी एक दूसरी इक्वेशन V1 V2 की आप निकाल सकते हैं, और दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके आप V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि मेरे पास V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, V1 मेरे पास आ गया, V1 की वैल्यू मेरे पास आई है 12.89 वोल्ट, और V2 की वैल्यू मेरे पास आई है 7.89 वोल्ट। ये ठीक है। तो क्या दोस्तों मैं अब किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ दोस्तों, मैं किसी भी ब्रांच में अब करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चलो तो मैं यहीं पे और इसको समझूँ। सपोज करो आपको यही वैल्यू आपको पूछी है कि ये वैल्यू बताओ क्या आएगी, IX। मैं नाम दे दूं कि 1 और 2 के बीच की ही करंट आपसे पूछ ली, अब कि 1 और 2 के बीच में जो करंट है IX, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता था, मुझे पहले V1 V2 निकालने पड़ेंगे इसके लिए, तभी मैं ये वैल्यू बता पाऊंगा। मैं इनडायरेक्टली ये करंट निकालूंगा। देखो दोस्तों कैसे मैं निकालूंगा, तो देखो दोस्तों सेकंड नोड की यदि मैं बात करूँ, सेकंड नोड की, तो मुझे ये करंट तो पता है ही है, 10 एम्पियर इनकमिंग करंट है। ये करंट मैं और पता कर लूँ तो 2 ब्रांचेज का करंट पता हो गया, मैं तीसरी ब्रांच करंट बता सकता हूँ। ठीक है, तो यदि मुझे ये वाला करंट मैं निकाल दूँ, ये जो आउटगोइंग करंट था ये कितना आएगा? V2 अपने पास आ गया 7.89, तो ये करंट आएगा V2 माइनस 0/4। तो यदि मैं 7.89 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 करूँ तो ये मेरे पास आएगा 1.97 एम्पियर। ये करंट मेरे पास आएगा निकल के। ठीक है, तो ये आउटगोइंग करंट है दोस्तों, ये इनकमिंग करंट है 10 एम्पियर, और ये जो IX दिया है ये भी इस नोड पे क्या है? इनकमिंग करंट है। तो KCL क्या कहता है? KCL के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा? KCL के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो IX आपका इनकमिंग करंट है, प्लस 10 भी क्या है आपका? इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग करंट क्या है? 1.97 आपका आउटगोइंग करंट है, ये दोनों इनकमिंग है। IX की वैल्यू मुझे पूछी थी, तो IX मैं निकाल सकता हूँ 1.97 माइनस 10। ये आ जाएगा दोस्तों 8.03 माइनस
और जो आई एक्स आपका जो करंट आएगा वो आएगा आपका -8.03 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट माइनस में आने का मतलब है कि करंट यहाँ से यहाँ नहीं फ्लो हो रहा है, एक्चुअल में करंट आपका V2 से V1 की तरफ फ्लो हो रहा है, V2 से V1 की तरफ, क्योंकि यहाँ 10 एम्पियर का सोर्स भी है, इसकी वजह से भी कुछ करंट आएगा। ठीक है, तो ये करंट आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते थे, इसमें मैंने निकाली, इसमें भी आप निकाल सकते थे V1 - 0/3, इस ब्रांच में भी। तो एक बार यदि आपके पास नोड वोल्टेज आ गए तो आप किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आप इनडायरेक्टली इसके अंदर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मैंने निकाली थी। आई एक्स की वैल्यू जो है -8.03 आपकी आई एक्स की वैल्यू आएगी दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप सुपर नोड की क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के में अपन और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक अनदर मेथड भी होता है दोस्तों नोडल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। जैसे अपने मैश के अंदर भी इक्वेशन बनाने का एक तरीका पढ़ा था कि वहाँ आपको इम्पीडेंस देखना है, फर्स्ट मैश में बात करना है, पहले का देखना है, सेकंड वाला देख के आपको उसको माइनस में लिखना है और बराबर उसको कर रहे थे अपन मैश का जो या लूप का जो वोल्टेज था उसके बराबर। नोडल के अंदर भी आप दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट इक्वेशंस लिख सकते हैं। एक तो अपन KCL से लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टली इक्वेशन लिखने का तरीका क्या रहेगा? तरीका ये रहेगा, यहाँ पे आपको इस तरह, यहाँ करंट की इक्वेशन आती है, यहाँ KCL की इक्वेशन लिखते हैं अपन, तो यहाँ करंट की इक्वेशन आती है दोस्तों। तो करंट की इक्वेशन को किस तरह लिखेंगे अपन? करंट के बराबर लिखेंगे अपन। तो करंट क्या आएगा? V को किससे मल्टीप्लाई करूँ? एडमिटेंस से मल्टीप्लाई करूँगा। V को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? एडमिटेंस से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास करंट आता है, I करंट मेरे पास आएगा। और एडमिटेंस आपको पता ही है 1 इम्पीडेंस, अपन जानते हैं एडमिटेंस। यदि मैं रेजिस्टेंस का उल्टा कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? एडमिटेंस की वैल्यू मेरे पास आ जाती है। तो इसका मैं एक एग्जांपल होता हूँ दोस्तों, उससे अपन समझेंगे कि किस तरह मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मैं दोनों तरह से बताऊँगा दोस्तों। ये मैं V1 वोल्टेज मान रहा हूँ, V2 ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, मैंने ग्राउंड कर दिया है, रेफरेंस नोड का वोल्टेज 10 एम्पियर, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 7 ओम, ये आप मान लो। ठीक है, ये मुझे नोडल इक्वेशन इसमें बनानी है दोनों नोड पे, तो मैं किस तरह बना सकता हूँ? तो पहले तो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है मेथड KCL के द्वारा, मैं यदि बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी दोस्तों? देखिए, मैं लिखूँगा V1 - 10/7 प्लस V1/3। आउटगोइंग करंट में लिख रहा हूँ, ये भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग का जो आउटगोइंग आएगी वो क्या आएगी? V1 - V2/5। तीनों ही आउटगोइंग हो गई, इनकमिंग कुछ है नहीं, इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसको एक ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी अपने पास। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी अपने पास? V2 - 0/4, इसको मैं आउटगोइंग करंट मान रहा हूँ, इस वाले को। इसमें आउटगोइंग क्या आएगी? V2 - V1/5, ये भी आउटगोइंग, ये इनकमिंग है दोस्तों, ये इनकमिंग, तो इसको मैं इधर ऐड लिखूँगा, ये आएगी, ये इनकमिंग करंट के बराबर आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इनकमिंग करंट के बराबर आएगी। ठीक है, ये 2 से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसमें करंट मुझे देखना है केवल, इस ब्रांच में मुझे केवल करंट देखना है। तो करंट कितना रहेगा? 10 एम्पियर रहेगा, 2 का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। ठीक है, यदि मैं इनको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ दोस्तों, तो यदि मैं V1 फर्स्ट इक्वेशन से यदि मैं V1 को कॉमन ले लूँ तो आपका क्या बचेगा? 1/7 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, और मैं V2 को लिखूँ, V2 को मैं लिखूँ, V2 को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? -1/5 बचेगा। V2 यदि मैं कॉमन लेता हूँ, V2/5 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो उधर चली जाएगी, 10/7 इधर चला जाएगा, 10/7 इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने नाम दिया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया V1 करंट की फॉर्म, करंट की इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है, इसको यदि मैं लिखूँ, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करूँ, तो V1 का कोफिशिएंट क्या आएगा? -1/5 प्लस V2 क्या आएगा? एक तो 1/4 है, प्लस
1/5 है, और कोई इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट तो इधर है 10 है, 10 इसके अंदर ये आ गया इक्वेशन नंबर। तो ये मेरी KCL लगा के मैंने इक्वेशंस लिखी हैं दोनों नोड पे। फर्स्ट नोड की इक्वेशन थी और ये मेरी सेकंड नोड की ये इक्वेशन थी। तो आइए दोस्तों इसका और मैं कैसे ये बना सकता था। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। मुझे इक्वेशन लिखनी है नोड पे, मुझे इस नोड पे लगानी है और मुझे इस नोड पे लगानी है, मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो दूसरा तरीका क्या है, आप किस तरह भी इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले V1, फर्स्ट नोड की मैं बात कर रहा हूँ, V1। तो V1 को आपको इस नोड से जितनी भी ब्रांच जा रही हैं, फर्स्ट नोड से जितनी ब्रांच जा रही हैं, उनका टोटल एडमिटेंस आपको लिखना है, उनका टोटल एडमिटेंस आपको लिखना है। आपको ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो ये आपको अपोजिट करने पड़ेंगे दोस्तों। ये आपको रेजिस्टेंस की फॉर्म में दे रखे हैं तो इनका आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नोड से जो टोटल एडमिटेंस सीन होगा वो कितना होगा, तो 7। तो ये क्या आ जाएगा 1/7 प्लस फर्स्ट नोड से 3 है, इसका एडमिटेंस फॉर्म 3 आ जाएगा 1/3, और ये 5 है तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 1/5 आ जाएगा। ठीक है, V1 फर्स्ट नोड से टोटल एडमिटेंस, जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका आपको केवल रेजिस्टेंस देखना है, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस देखना है, उसका अपोजिट आपको करके लेना है क्योंकि मुझे एडमिटेंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो खुद का हो गया। अब यदि मैं V2 की वैल्यू लिखूं, सेकंड नोड पे बात हूँ, मैं फर्स्ट नोड की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं सेकंड नोड तक देख रहा हूँ कितने रेजिस्टेंस या एडमिटेंस हैं 5, इसका एडमिटेंस निकालूंगा 1/5। अब क्योंकि ये म्यूचुअल वाला हो गया तो ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा दोस्तों, ये माइनस में मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, खुद का वाला जो था फर्स्ट नोड वाले जो थे वो प्लस में, अनदर नोड 2 या और कोई भी नोड होता 1 से 3 का लिखता म्यूचुअल, वो भी क्या आता माइनस में आता, 1 4 होता। तो 1 पे मैं बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे नोड का मैं एडमिटेंस देख रहा हूँ तो वो माइनस में आएगा। इज इक्वल्स टू आई, करंट कितना होगा दोस्तों, आई मुझे एंटरिंग देखना है, इस नोड पे एंटर इनकमिंग करंट कितना होगा, ये मुझे इनकमिंग करंट यहाँ पे लिखना है। तो बताइए दोस्तों इनकमिंग करंट कितना है। इन दोनों ब्रांचेज में तो कोई करंट, कुछ सोर्स है नहीं तो इसके द्वारा तो कोई करंट एंटर करेगा नहीं। तो इधर क्या है, इस ब्रांच में ये वोल्टेज सोर्स आपको एक दिया है, 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स आपको दिया है। तो इसकी वजह से इसमें कितना करंट आपका एंटर करेगा, फर्स्ट नोड पे कितना करंट आपका एंटर करेगा। तो यदि मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँ, तो करंट सोर्स में मैं कन्वर्ट करूँगा तो 10 डिवाइड बाई 7, और 7 का आ जाएगा आपका पैरेलल में आ जाएगा। तो करंट सोर्स कितना आया 10/7, और चूँकि इनकमिंग है तो 10/7, तो एंटरिंग करंट कितना आ जाएगा ये 10/7। दिस इज इक्वेशन नंबर, मैं ए नाम दे दूँ, कोई नई इक्वेशन नाम दे दूँ। और यदि मैं दूसरे नोड पे बात करूँ इसी तरह, तो दूसरे नोड पे बात करूँगा तो फर्स्ट वाला क्या होगा, इसके लिए म्यूचुअल होगा, फर्स्ट वाला म्यूचुअल होगा कितना है -1/5, माइनस में लिखना है, एडमिटेंस की फॉर्म में लिखा है, +2। अब इसके 2 पे लिख रहा हूँ, 2 वाला ही मुझे देखना है, तो ये इसका सेल्फ का हुआ, तो इसके सारे जो एडमिटेंस आएंगे वो मुझे प्लस में लिखने हैं। तो इससे कितने हैं बताइए दोस्तों, एक तो 5 है, एक 4 है, ये मुझे नहीं लेना है क्योंकि ये तो करंट मुझे डायरेक्टली पता लग गया, ये मुझे नहीं लेना है। तो ये एक तो आएगा 1/5 प्लस एक आएगा 1/4। ठीक है, ये दो आएंगे केवल, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो करंट सोर्स है, इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये तो करंट मुझे डायरेक्टली दिया है। इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट दोस्तों कितना हुआ, इस ब्रांच से कोई इनकमिंग नहीं आया, इससे कोई सोर्स नहीं है, यहाँ ये है 10 इनकमिंग करंट, तो ये आ जाएगा आपका 10। इक्वेशन नंबर बी चेक करो दोस्तों, क्या ये दोनों सेम आई हैं, जो इक्वेशन 3 और 4 थी वो क्या ए और बी के इक्वल हैं। जो इक्वेशन अपनी थी दोस्तों ए और बी, क्या वो 3 और 4 इक्वेशन के इक्वल हैं, चेक कीजिए। देखिए V1 1/7, 1/3, 1/5 प्लस V2 -1/5 इज इक्वल टू 10/7, V1 -1/5 प्लस V2 1/4, 1/5 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सेम है, ठीक है। 3 इक्वेशन आपकी बी के इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि मुझे कोई नोडल का क्वेश्चन दिया हो तो मैं डायरेक्टली इस तरह इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इक्वेशन इसको लिख सकता हूँ। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, आप KCL लगा के इक्वेशन लिखना चाहो या थोड़ा सा टाइम आपका मेरे हिसाब से ज़्यादा लग सकता है, ये इसमें आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जो भी आप चाहो, दोनों में से जिस तरह भी आप चाहो आप इक्वेशंस बना सकते हो, दोनों इक्वेशन सेम आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि आप इस तरह भी इक्वेशन बना सकते हो। ये करंट की इक्वेशन ही है, ठीक है दोस्तों, ये करंट की इक्वेशन है, क्योंकि वोल्टेज को मैंने एडमिटेंस से मल्टीप्लाई कर रखा है, और वोल्टेज को एडमिटेंस यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास करंट आएगा। तो ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह भी मैं इसकी इक्वेशंस बना सकता हूँ।